हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BSCB इंग्लिश मीडियम। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट 2 की। जो पार्ट 1 था उसमें एक्चुअली क्या था कि जो मेरा रिकॉर्डर था उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से पूरा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। इस पार्ट 2 में हम बचे हुए जो टॉपिक्स थे, जो लेक्चर 4 के जो बचे हुए टॉपिक्स थे उसको कवर करेंगे। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पार्ट 1 प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में ये, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 आपको समझ में उतना अच्छे से नहीं आएगा। चलिए पार्ट 2 अब शुरू करते हैं। जो पार्ट 2 है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और फर्स्ट पार्ट में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से अच्छे से समझाया था, आप उसको देख लीजिएगा। अब आते हैं जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। ये पॉइंट चार्ज जो है, मैंने सेकेंड लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में मैंने पॉइंट चार्ज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कूलम्ब्स लॉ के कॉन्सेप्ट में। आप उसको देख के आइए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया था। बट शॉर्ट में मैं बता दूं कि पॉइंट चार्ज यानी कि एक ऐसा चार्ज जो कि बहुत ही दूर, दो चार्जेस के बीच जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, वो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के लिए पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट होती हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने लेक्चर सेकेंड में आपको समझाया था, तो आप उसको अच्छे से देख के आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ बट एक्चुअली में इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अब कोई भी चार्ज अगर आप किसी स्फेयर में, किसी स्पेस में रखते हो, तो उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया था। उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा का कितना होता है, वो इनफाइनाइट तक होता है। जैसे जैसे चार्जेस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है, वैसे उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है, बट जीरो कभी नहीं होती है। टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होती है, वो भी तब जब वो आप इन्फिनिटी पे जाते हो, बट एग्जैक्ट जीरो कभी नहीं होती है। वही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पॉइंट में निकालें कैसे। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, सॉरी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट चार्ज एट ए पॉइंट डिवाइडेड बाय उस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब फोर्स कैसे निकालते हैं। अब कोई पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है और चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक ये पॉइंट है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि इस पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज है। तो उस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ये पॉइंट है। सो इस चार्ज का, इस टेस्ट चार्ज पे कोई फोर्स तो होगा। हम कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं, कैसे निकालते हैं, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर आर है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर। वो फोर्स हमने यहाँ पे लिखा, और फिर क्यू नॉट क्योंकि ये डिफिनेशन में ही ये फॉर्मूला होता है। तो क्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्यू नॉट है तो हम क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं, तो क्यू नॉट क्योंकि कैंसिल हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे आती है वो है के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ये हो गए स्केलर फॉर्म में। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन पूछा जाए तो होगा डायरेक्टेड अवे फ्रॉम क्यू चार्ज। क्यू चार्ज, जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, हम जानते हैं कि हमेशा ये पॉजिटिव होता है, और क्योंकि ये चार्ज जो हमने लिया है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रेपल करेगा, इस डायरेक्शन में धक्का देगा इसको। इसीलिए लिखते हैं डायरेक्टेड, मतलब इसके जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या है, अवे फ्रॉम द क्यू चार्ज। इस क्यू चार्ज से अवे मतलब दूर है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। मतलब कोई पॉइंट चार्ज है और डिस्टेंस यहाँ कोई आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर एक्सटेंडेड बॉडीज है तो उसके लिए अलग तरीके हैं, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बट सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले मैं आपको कुछ एक थोड़ा और डिटेल में बात बताता हूँ। एक जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसी भी चार्ज की, वो जीरो कभी नहीं होती है। वो क्यों बोला था मैंने? क्योंकि जीरो तब होगी जब आप उसको इनफाइनाइट तक लेकर जाओगे, एग्जैक्टली जीरो नहीं होती है। तो आर की जगह आप इन्फिनिटी रखते हो तो वन बाई इन्फिनिटी क्या होगा, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ओके, सो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाता है। एग्जैक्ट जीरो तो कभी नहीं होता है, बट आर को वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो के करीब पहुंच जाती है। दूसरा दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये कि अभी आप देखो कि आर तो इन्फिनिटी रख देते हैं तो हम इनफाइनाइट पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के करीब आ जाती है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो हो जाती है। बट कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हम क्यू चार्ज पे ही नहीं निकाल सकते हैं? जैसे क्यू चार्ज है तो इसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्या होगा उसकी वैल्यू? मतलब जो आर है, आर की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें तो कैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये डिफाइंड नहीं है। चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। अगर आप यहाँ पे जीरो रख दोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाता है। तो वन बाई जीरो सबसे पहले तो नॉट डिफाइंड है, आप आर इज इक्वल टू जीरो नहीं लगा सकते। तो अगर भी पूछता है कि अगर चार्ज के ऊपर ही उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो आप कहोगे कि नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। ओके, तो ये दो पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा बताने थे आपको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चल सकते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आप कह सकते हैं स्केलर फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है। क्योंकि वेक्टर फॉर्म में होता तो इसके साथ डायरेक्शन भी होता है। सो जो इससे पहले जो टॉपिक था पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसकी वजह से हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट पी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे जो आर है वो आर वेक्टर मान के चलते हैं हम लोग, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से क्यू से पी की दूरी, इसको आर वेक्टर हम लोग मान के चलते हैं। और क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो अवे फ्रॉम क्यू चार्ज होगी। इतना तो आपको पता ही होगा। सो अब हमें पता है भी कोई भी स्केलर फॉर्म में अगर है तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, बट ये स्केलर फॉर्म है। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये यूनिट वेक्टर ऐसे नहीं किसी भी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी खास बात यही, यूनिट वेक्टर को उसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको जो कि डायरेक्टेड हो, मतलब उसका जो डायरेक्शन हो वो सेम हो लाइन जॉइनिंग पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। इस अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगी, और जो आर वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसका आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आर वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर लेते हैं। सो यूनिट वेक्टर का होता क्या है कि उस वेक्टर और डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ दैट वेक्टर। सो आर वेक्टर का हमने वेक्टर लिया और इसका फिर मैग्नीट्यूड लिया, और फिर ये जो आर स्क्वायर है ये भी तो मैग्नीट्यूड ही है, डिस्टेंस है ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इसको इसको मल्टीप्लाई करके हम क्यूब लिख सकते हैं। ओके, और फिर के क्यू बाई ये आर वेक्टर हो गया। तो इस वेक्टर के आने की वजह से अब हम डायरेक्शन बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अब पता कर सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म आ गया है। अब हम इसको देख के ये बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टेड अलोंग, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम क्यू चार्ज एंड ऑल दैट, अब उस सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो इक्वेशन है ना ये अपने आप में कंप्लीट है। अब क्योंकि अगर कोई देखेगा तो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है और आर वेक्टर है, तो इसका और इसका जो है वो डायरेक्शन सेम है, इसी वजह से यहाँ पे प्लस है। अगर इसका इसका डायरेक्शन अपोजिट होता तो यहाँ पे माइनस होता। तो इस वजह से इसकी ये जो इक्वेशन है ये अब कंप्लीट है। और बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट आता है, ये डिराइव करने के लिए तो नहीं आता है, बट आप इसको देख सकते हैं, डेरिवेशन उतनी हार्ड है नहीं, बट ये जो है ना इक्वेशन ये बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप इसको देख सकते हैं।
फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आती है, अब उस टॉपिक से पहले फिर से मैं बता दूं कि अब अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो ये जो क्यू चार्ज है ना, इसको आप फिर साइन रखते हो। समझाता हूँ। अगर ये जो चार्ज है, जो सोर्स चार्ज है, यहाँ पे ये जो चार्ज था वो प्लस था, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें हमने प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप प्लस में आप लिखते हो नहीं लिखते हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। बट वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर सोर्स चार्ज जो है वो नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा। सोर्स चार्ज में साइन, चार्जेस का साइन लिखा जाता है और ये ज़रूरी होता है। ओके, क्यों जरूरी होता है? सपोज ये प्लस चार्ज है और ये क्यू नॉट है, तो हमें पता है कि ये जो है इसको रिपेल करेगा, तो उसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर आर वेक्टर होता है। सपोज ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव होता तो क्या होता, आर वेक्टर तो इस डायरेक्शन में जाता, बट अब इसको रिपेल नहीं करता, अब इसको ये अट्रैक्ट करता, इस ओर खींचता। अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होगा, आर वेक्टर इधर जा रहा है और ये जो है अपने आप इस साइड खींच रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हो गए ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वो नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव आ जाता है तो मतलब क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस डायरेक्शन की अपोजिट में है जिस डायरेक्शन की ओर आर वेक्टर जा रहा है। अंडरस्टूड? सो वेक्टर फॉर्म में चार्जेस का साइन इंपॉर्टेंट होता है और आपको लिखना पड़ेगा। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वैसे तो ये कूलम्ब्स लॉ में ही इसको समझा दिया था मैंने, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट सॉरी सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था उस टॉपिक में, बट सुपर पोजिशन को मैंने अच्छे से कूलम्ब्स लॉ वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो इस अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा है तो इसको समझने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बट फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को। चलिए, the resultant electric field at any point is equal to the vector sum of electric fields at that point due to various charges। सेकेंड लेक्चर में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स था, बस यहाँ पे फील्ड आ गया है, ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। इसका मतलब क्या है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक, जैसे मान लो एक एग्जांपल समझता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। मान लो 4 चार्जेस हैं, तो सपोज हम चार्ज 1 को अगर रेफरेंस मानते हैं, तो चार्ज जो Q2 है, जो चार्ज दूसरा चार्ज है, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। अभी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं हम कि सपोज ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो इधर खींचेगा या धक्का देगा, वो हम बात नहीं करते हैं। सपोज अभी मान के चलते हैं कि ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, सॉरी फील्ड लगाएगा, ये भी इसके ऊपर कोई फील्ड लगाएगा, ये भी इसके ऊपर कुछ फील्ड लगाएगा, राइट। सो सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है क्या है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सपोज ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, चारों पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये इसके ऊपर इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये इसको इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और ये इसको इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो अब सवाल ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे एक बॉल को एक इस रस्सी से खींचा जा रहा है, एक इस तरह के इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है रस्सी से, और एक इस डायरेक्शन में रस्सी से खींचा जा रहा है। तो वही बता रहे कि नेट वो जो बॉल है वो कहाँ मूव करेगी और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव करेगी। सो उसी सेंस में हम इसको भी समझ सकते हैं। तो इसको कैसे निकाला जाएगा, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दैट पॉइंट ड्यू टू वेरियस चार्जेस। कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज इसको चार्ज 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थर्ड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्थ चार्ज। इन तीनों चार्जेस का वेक्टर सम निकालोगे तो इसके ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ओके, और इस सम कैसा होगा, वेक्टर होगा, वेक्टर सम होगा तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही मिल जाएंगे। तो उसके लिए
मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, तो उसको आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यार समझ में आया कि अगर दो या तीन जितने भी चार्जेस हैं, उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे उनका वेक्टर सम ले लो उस चार्ज के ऊपर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर निकल जाएगा। यही है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और ये जो मैंने अभी आपको समझाया, जितने भी चार्जेस होंगे उन सबका वेक्टर सम आप करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे निकल जाएगा। सो अब आगे निकलते हैं और मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इससे, और उनके वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिर्फ दो है, दो से ज़्यादा नहीं, बस दो है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैं डिटेल में आपको अभी एग्जांपल से एक समझाऊंगा, बट अभी आप थ्योरी से समझ लो कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकलेगा E इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर। E1 E2 क्या है? अब E1 मतलब दो चार्जेस है, तो एक चार्ज की वजह से एक फिक्स्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसका स्क्वायर, फिर दूसरे चार्ज की वजह से उसी फिक्स्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, और फिर E1 E2 कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? E1 और E2 के बीच का जो एंगल है वो कॉस थीटा है, वही थीटा का वैल्यू है। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओके, इसका हर एक साइड का लेंथ a है। इस पॉइंट को a बोल देते हैं, इस पॉइंट को b बोल देते हैं, इस पॉइंट को c बोल देते हैं। b पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज है, c पॉइंट पे भी एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। और हमें बोला है कि फाइंड E एट a पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो कि वो कितना होगा। सो अब आप कैसे फाइंड करोगे? पहले आप चाहो तो पॉज कर सकते हो, पॉज करके ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके सारे साइड्स की लेंथ ए है, और बी पॉइंट पे एक प्लस क्यू चार्ज है और सी पॉइंट पे एक माइनस क्यू चार्ज है, और हमें ए पॉइंट पे यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी। सो आपने ट्राई कर लिया। सो अब मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। अगर आपको ट्राई करना है तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पॉज करो, फिर भी चलिए अब मैं सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो अभी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, यानी यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है। एज्यूमिंग देयर इज क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, हम ये मान के चलते हैं। तो क्या होगा, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये इस पॉइंट को ऐसे रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगा, राइट। अब ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो इसको इसी डायरेक्शन में खींचेगा। अब इसी डायरेक्शन में क्यों खींचेगा? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है हर एक जगह पे वो 60-60-60 होता है, राइट। और इस मैथ्स के हिसाब से यहाँ पे 60 हो गया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो लीनियर पेयर से ये 120 डिग्री हो गया, ओके। 180 होने के लिए ये 60 है, तो ये 120 हो गया, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमने अभी जाना है कि रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 120 डिग्री मिल गया हमें। कैसे मिल गया? ये एक E1 है, ये एक E2 है मान के चलिए, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल क्या है 120 डिग्री है। सो हमें ये भी पता चल गया थीटा। एंड नाउ इसकी वैल्यू क्या होगी, E ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई ए स्क्वायर, यही तो होगी। इन दोनों बीच के चार्ज का डिस्टेंस क्या है, ए है।
सिमिलरली ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्जेस का क्या होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। अभी मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की नहीं। तो यहाँ पे आप ये मत बोलिए सर इसके तो डायरेक्शन इस साइड है। ओके, सो दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इन दोनों का हम मान के चलते हैं ई है, मतलब ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ई मान के चलते हैं। सपोज ये रफ में समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस 2e² प्लस कॉस 120 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2। तो ई स्क्वायर प्लस 2e² -1/2, यहाँ से कटेगा, रिजल्टेंट ई आ जाएगा। मतलब क्या होगा इस सबका, जो ये चार्ज और ये चार्ज की वजह से, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू, उसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर होगी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ई किसके इक्वल था, प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू दोनों के इक्वल ई था, और ई यहाँ पे क्या आया, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके, सो जो अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसकी डायरेक्शन भी तो होगी यार। कोई मान लो इस पॉइंट को इस साइड से खींच रहा है, कोई इस साइड से खींच रहा है, तो नेट कहाँ जाएगा, वो कहीं इसी साइड में जाएगा, कहीं राइट साइड में कहीं जाएगा। ओके, सो एक स्पेशल ट्रिक ये होती है कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है, तो जो रिजल्टेंट है वो बीच से जाता है, ई नेट। क्या समझे, जैसे यहाँ पे ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों का वैल्यू सेम है ना, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, बस मैग्नीट्यूड तो सेम है। और जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो बीच से निकल के जाता है, मतलब यहाँ से भी 60 डिग्री और यहाँ से भी 60 डिग्री के बीच से ये निकलेगा ई नेट, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई ए स्क्वायर। हमने अभी अभी निकाला के क्यू बाई ए स्क्वायर, सॉरी। ओके, सो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हमको ने जाना है आज के लेक्चर में। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम इम्पॉर्टेंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आई नो आपको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के ऊपर, तो आप आराम से उसको समझ पाएंगे। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, एंड देन आगे बढ़ेंगे। एंड इसका आप नोट्स ले लीजिएगा, शॉर्ट वीडियोस में इसका नोट्स अपलोड हो जाते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो अब तक लेक्चर 4 तक हमने पढ़ाया है, उसका PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल तक आ चुका है बिहार बोर्ड में क्लास 12 में फाइनल में, उसको भी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।